नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। मालदीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। राष्ट्रपति मोइज़ू ने गले लगाकर किया स्वागत। आज दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर होगी बातचीत। कई महत्वपूर्ण समझौते की उम्मीद। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार से नियमित तरीके से चलाने पर बनी सहमति। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के प्रमुख नेताओं के साथ की बैठक। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तैयारी की तेज। रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारी किए नियुक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जोड़ा एक और कीर्तिमान। इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 4078 दिन पूरे करने वाले पंडित नेहरू के बाद बने दूसरे प्रधानमंत्री। और राजस्थान के झालावाड़ में दर्दनाक हादसा। स्कूल की छत गिरने से 5 बच्चों की गई जान, करीब 20 घायल। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, घायल बच्चों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा से जुड़ी हुई। ब्रिटेन की सफल यात्रा संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की यात्रा पर हैं। होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री के अभिनंदन में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। पीएम के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय उमड़ पड़ा। लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। पीएम ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मालदीव दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इससे द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की यात्रा पर हैं। यह राजकीय दौरा राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के निमंत्रण पर हो रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ पीएम मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शरीक होंगे। पीएम मोदी का दौरा भारत की नेबरहुड फर्स्ट और सागर नीतियों के अनुरूप है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और मालदीव अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जब दोनों देश अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के मुद्दों पर बातचीत और करार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मोइज़ू के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इन वार्ताओं में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी और नवाचार और लोगों से लोगों के बीच संपर्क प्रमुख एजेंडा बिंदु होंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी मालदीव को एक विशेष उपहार देंगे जिसका नाम है भीष्म क्यूब्स। 15 इंच बाय 15 इंच का एक क्यूब है। तो जब ये पूरा आप नापेंगे तो इसकी चौड़ाई 6 फुट और पहिए के साथ मिला के पूरा ऊपर स्ट्रेच का 8 फुट की चौड़ाई ऊंचाई आती है केवल। और ऊपर हुक बंधे हुए हैं जो देख रहे हैं आप। तो इन हुक से जो आप पैराड्रॉप की बात कर रहे हैं या हेली लिफ्ट की बात कर रहे हैं वो सारा उठा के एक सेट आ जाता है। ये जो पोर्टेबल एक्सरे है ये डिजिटल क्वालिटी होता है। ये 4 सेकंड के अंदर अंदर आपको डिजिटल क्वालिटी फिल्म दे देता है जिससे आप क्या तकलीफ है उसके बारे में पता कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन भी है जिसमें दो प्रोब लगे हैं जो हर एक बॉडी के हर एक पार्ट का अल्ट्रासाउंड कर सकता है। ये फास्ट स्कैन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये एक सर्जिकल स्टेशन है जिसमें हम मिनी सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं जो सारे जीवन और कोई भी हमारे बॉडी के अंग को बचाने के लिए ज़रूरी हैं। इसमें हमारे पास एक रिचार्जेबल ये सोलर पैनल है। ऐसे हमने 5 इसमें प्रोवाइड किए हैं जो एक सूटकेस के छोटे शेप में आ सकते हैं। अप टू 200 kg 200 किलो तक के खींच सकता है। हमने 100 तक का ट्रायल कर लिया है, यानी कि 5 क्यूब्स उसके पीछे एक चक्कर में जाएंगे। तो अगर फर्ज कीजिए और 10 किलोमीटर तक इसकी 1 बैटरी चार्ज है, तो अगर कोई नदी पार करनी हो तो यानी कि उन 10 किलोमीटर की चार्जिंग में पूरे 36 क्यूब 72 क्यूब आराम से पार करा सकते। मालदीव में आधारभूत विकास के लिए भारत पहले ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राजधानी माले तो थिलाफूशी द्वीप से जुड़ेगा। 6.7 किलोमीटर लंबा ये पुल मालदीव के इतिहास में सबसे लंबा पुल है। हम बात कर रहे हैं ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की और मेरे ठीक पीछे है 6.7 किलोमीटर वो पुल जो भारत बना रहा है मालदीव में।
ये मालदीव का सबसे लंबा पुल होगा और ये मिसाल है भारत और मालदीव की मजबूत होती दोस्ती की और प्रगाढ़ होते रिश्तों की। भारतीय उच्चायुक्त के मुताबिक दोनों देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते और एक निवेश संधि पर भी महत्वपूर्ण प्रगति होने की उम्मीद है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच लगभग $500 मिलियन का द्विपक्षीय व्यापार होता है, जिसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माले हवाई अड्डे पर पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी और उत्साह से स्वागत किया। झंडे लहराते और नारे लगाते हुए समुदाय के लोग बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। डीडी न्यूज संवाददाता श्यामा मिश्रा ने प्रवासी भारतीयों से की बात। भारतवर्ष के लोग जो मालदीव्स में रहते हैं उन्होंने प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया। आइए उनसे बात करते हैं किस तरीके का उत्साह है उनके बीच में। बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहली बात तो किसी भी फॉरेन लैंड में इंडियन फ्लैग देखना ही अपने आप में बड़े गर्व की बात है। इंडियन फ्लैग देखते ही लगता है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। सर को हमने कभी, मोदी जी को हमने सिर्फ टीवी पे देखा है, प्रिंट मीडिया में कभी देखा है, बट इतने पास से करीब से ये एक सपना ही है। एंड मोदी जी का मालदीव्स में स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उतने करीब से देखा, हम लोगों का उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे एक सपना हमने कभी शायद सोचा होगा वो सच हो गया। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी फॉरेन लैंड पे हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को उतने करीब से देखें। उनका ये एनर्जी देख के हम लोगों को बहुत गर्वशाली पर महसूस हो रहा है कि आज हम लोगों को शब्द बयां करने के लिए कुछ है ही नहीं। मोदी जी का ये कंधे पे हाथ रखना हमारे लिए बहुत गर्वशाली बात है। मैम, सपने में भी नहीं सोचा था कि मोदी जी हमसे हैंड शेक करेंगे, हमसे मिलेंगे, बट अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैडम, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि खासकर कि मालदीव और भारत की दोस्ती आज से नहीं कई सालों से है। It is a big moment for Maldives that Indian Prime Minister has come to celebrate their Independence Day with them. And Indian Prime Minister अभी एक ग्लोबल लीडर हैं, तो भारत के 140 करोड़ लोगों के नहीं, आई थिंक, बट ही हैज़ बीन अ लीडर फॉर नाउ मोर देन 11 years. ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर, वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आवर कंट्री हैज़ एवर गॉट। तो आई थिंक ये हमारे लिए एक ना भूलने वाला क्षण है। तो भारत माता की जय है, भारत माता के जयकार लग रहे हैं और ये दूसरे देश की धरती पर हो रहा है। जाहिर सी बात है, ना सिर्फ इंडियन डायस्पोरा के लिए बल्कि हमारे लिए भी एक ये बहुत सौभाग्य की बात है। कैमरा पर्सन एन शिवा कुमार के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, माले, मालदीव्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरे कर लिए हैं। इस तरह से उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार 4077 दिनों तक प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इस उपलब्धि के साथ प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नवयुग है, ये नव भारत है, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम बदल रहे हैं तस्वीर, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। जीत है, जीत है, जीत है, एक सूर्य उगाना है। जीत है, एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। सत्ता नहीं बल्कि सेवा का ऐतिहासिक कार्यकाल अब कीर्तिमान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जुड़ गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के 4078 दिन पूरे करने के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया है और वे सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य और केंद्र मिलाकर लगातार 24 वर्षों तक सरकार का नेतृत्व कर चुके हैं, जो सभी प्रधानमंत्रियों के बीच एक रिकॉर्ड है। वे 1947 के बाद पैदा हुए गैर हिंदी भाषी राज्य से सबसे लंबे समय तक रहने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार 4077 दिनों तक प्रधानमंत्री रही थी, जबकि मोदी 25 जुलाई 2025 को अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरे कर रहे हैं। राज्य केंद्र में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के प्रमुख के तौर पर लंबे कार्यकाल के रूप में पीएम मोदी की उपलब्धि मील का एक पत्थर है। पीएम मोदी भारत के सभी प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के बीच एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने किसी पार्टी के नेता के रूप में लगातार 6 चुनाव जीते हैं। उन्होंने 2002, 2007 और 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव जीते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबर अब संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक में सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया गया। इस बैठक में कई पार्टियों के सांसद शामिल हुए, जिसमें सोमवार से लोकसभा की कार्यवाही नियमित तरीके से चलाने पर सहमति बनी है। 21 जुलाई से शुरू हुआ मॉनसून सत्र लगातार हंगामे के चलते एक भी दिन सुचारू रूप से नहीं चल सका है। आज लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। दोपहर 12 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। सदन में अव्यवस्था के कारण कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। बात कर लेते हैं बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की, यानी कि एसआईआर का, जो मुद्दा काफी गर्म है। इसे लेकर विपक्ष जमकर बवाल मचा रहा है। तेजस्वी यादव ने तो चुनाव बहिष्कार की धमकी तक दे डाली है। बिहार विधानसभा में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। इस मामले पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। क्या है एसआईआर की सही हकीकत, देखते हैं धीरज कुमार की इस खास रिपोर्ट में। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस मामले पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। इस बीच अब चुनाव आयोग का बयान भी सामने आया है। चुनाव आयोग का कहना है, क्या एसआईआर के मुद्दे पर उसे विपक्ष के खिलाफत से डर जाना चाहिए? क्या उसे मरे हुए मतदाताओं, बिहार से बाहर चले गए लोगों या फिर फर्जी तरीके से वोट डालने वालों को नजरअंदाज कर देना चाहिए? इस मुद्दे पर राजद के तर्क जुदा हैं। चुनाव आयोग जिस तरह से गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज, आदिवासी समाज और अल्पसंख्यक समाज को टारगेट करके राजनीति कर रहा है, और कहीं ना कहीं माध्यम चुनाव आयोग को जो ईएसआर के माध्यम से बनाया गया है, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया में 20 लाख मृत मतदाताओं के नाम चिन्हित किए गए हैं। 28 लाख ऐसे मतदाताओं के नाम जुड़े मिले हैं जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं। 7 लाख मतदाताओं के वोट एक से अधिक स्थानों पर दर्ज हैं। 1 लाख मतदाताओं का कोई अता पता नहीं है। 15 लाख मतदाताओं के फॉर्म अभी तक वापस प्राप्त नहीं हुए हैं। आखिर चुनाव आयोग के आंकड़े पर राजद को बेचैनी क्यों है? तेजस्वी जी को अपनी हार जो दिखाई पड़ रही है, इसके चलते तेजस्वी जी चुनाव का बहिष्कार करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये भूल रहे हैं कि जो चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया है, जैसे 20 लाख की बात करें तो मृत पाए गए हैं। भाजपा ने दावा किया है कि नेता प्रतिपक्ष एक आदमी का नाम बताएं जिन्होंने 2024 में मतदान किया और 2025 की मतदाता सूची से उनका नाम हट गया है। तेजस्वी प्रसाद यादव हताश, निराश
परेशान और उदास हो चुके हैं। बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया है। बिहार की जनता को विश्वास है विकास पर, और वह विकास बिहार की डबल इंजन सरकार के माध्यम से ही संभव है। लोकतांत्रिक दृष्टि से यह कार्य काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक लोकतंत्र में मतदान का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को है। दाता पुनरीक्षण का कार्य जो अभी चल रहा है बहुत ही अच्छा इसको कहा जा सकता है हमारे भारत के लिए और हर राज्य के लिए। चुनाव आयोग अपने बूथ स्तर के अधिकारियों और राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के एजेंट के माध्यम से प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। अब ये जिम्मेदारी तेजस्वी यादव की है कि वो साबित करें कि मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम गलत तरीके से डाला गया है या किसी व्यक्ति को गलत तरीके से हटाया गया है, या तेजस्वी यादव SIR को सही माने। कैमरामैन शिव सुमन के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज, पटना। बढ़ते आगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। राज्यसभा के महासचिव को आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। वहीं राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गरिमा जैन और राज्यसभा सचिवालय के निदेशक विजय कुमार को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। चेन्नई में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन के सफल परीक्षण पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया है। उन्होंने जानकारी दी है कि चेन्नई के ICF में पहले हाइड्रोजन संचालित कोच ड्राइविंग पावर कार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत 1200 HP की हाइड्रोजन ट्रेन विकसित कर रहा है। ये भारत को हाइड्रोजन संचालित ट्रेन प्रौद्योगिकी में अग्रणी बना देगा। राजस्थान के झालावाड़ में पिपलादी गांव के सरकारी स्कूल का भवन ढह गया। इस स्कूल हादसे में 5 से अधिक बच्चों की जान चली गई। हादसे में करीब 20 बच्चे घायल हुए हैं। जिला प्रशासन ने बताया है कि घायलों का उपचार अकलेरा मनोहर थाना और गंभीर घायलों का इलाज झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने सोशल मीडिया X पर लिखा है, राजस्थान के झालावाड़ में एक विद्यालय की छत गिरने से कई विद्यार्थियों की मृत्यु और घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद है। मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर शोक संतप्त परिवारजनों को ये पीड़ा सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस दुर्घटना में घायल हुए विद्यार्थियों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालावाड़ में स्कूल हादसे पर दुख व्यक्त किया है। PMO X हैंडल पर PM मोदी ने लिखा कि राजस्थान के झालावाड़ स्थित एक स्कूल में हुआ दर्दनाक हादसा बेहद दुखद है। इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित छात्रों और उनके परिवार वालों के साथ है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। फिक्की द्वारा नवीनतम कार्यक्रम भाषांतर 2025 के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया। दरअसल भाषांतर का लक्ष्य सभी भारतीय नागरिकों के लिए इंटरनेट को अधिक सुलभ और समावेशी बनाना है, चाहे उनकी मूल भाषा कुछ भी हो। भाषांतर 2025 में बहुभाषी खोज, ध्वनि प्रौद्योगिकी, AI संचालित अनुवाद, डिजिटल सामग्री निर्माण, स्थानीयकरण उपकरण और भाषाई समावेशन के लिए नियामक ढांचे जैसे विषयों पर गहन चर्चा की गई। बहुभाषी इंटरनेट भाषा प्रौद्योगिकियों के माध्यम से विकसित भारत को सशक्त बना रहा है। इस थीम पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S कृष्णन ने प्रकाश डाला। उन्होंने भारत की भाषाई विविधता को बांटने में भाषाई साधनों की परिवर्तनकारी भूमिका सहित समावेशी डिजिटल पहुंच, स्थानीय भाषा नवाचार और सार्वजनिक निजी सहयोग पर जोर दिया, ताकि नागरिकों, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों को सशक्त बनाया जा सके। The manner in which people are able to communicate much more easily in itself is a huge revolution. The friction points being reduced in the way that we operate in the economic space, we often take them for granted. But even with, with say the mobile telephony revolution and the manner in which people are able to communicate more effectively, if you actually quantify how little time is actually wasted and how much more efficient people have become in terms of carrying out a whole range of tasks. And if you're able to sort of reduce
the friction loss, if you're able to reduce the communication loss in the way that people communicate to each other, that in itself results in a huge wastage going away. And I think that's where this entire effort is so important, particularly in a multilingual society like India. वैश्विक मांग और मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में तेजी के चलते भारत के निजी क्षेत्र का प्रदर्शन जुलाई महीने में उल्लेखनीय रूप से मजबूत रहा है। HSBC फ्लैश इंडिया कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी कि PMI रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी कि PMI बढ़कर 60.7 पर पहुंच गया है, जो जून में 58.4 पर था। मैन्युफैक्चरिंग PMI बढ़कर 59.2 पर पहुंच गया है, जो 17.5 वर्षों का उच्चतम स्तर है। हालांकि सर्विसेज PMI 60.4 से घटकर 59.8 पर आ गया है, जिससे सेवा क्षेत्र की वृद्धि थोड़ी धीमी हुई है। HSBC के प्रमुख अर्थशास्त्री प्रांजल भंडारी के जानकारी दी है कि बिक्री, निर्यात ऑर्डर और उत्पादन में तेजी से ये मजबूती आई है। कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर में अच्छी बढ़त मिली है, हालांकि लागत और कीमतों में इजाफा देखा गया है। झारखंड सरकार ने अटल क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा क्लिनिक करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव पारित हुआ। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसे राजनीतिक शुचिता के विपरीत करार दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्य भर में चल रहे अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने कहा कि मंत्रिपरिषद ने कुल 21 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है, उसमें अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलना भी शामिल है। राज्य योजना अंतर्गत चालू योजना के तहत संचालित अटल मोहल्ला क्लिनिक की योजना का नाम परिवर्तित कर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक। कैबिनेट के इस फैसले पर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे राज्य सरकार का नैतिक पतन करार दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंडियों को उनका अधिकार दिलाने और आदिवासी अस्मिता को अलग पहचान देने में अटल जी के अटल इरादों की निर्णायक भूमिका रही है, लेकिन हेमंत सरकार ने राजनीति के न्यूनतम स्तर को छूते हुए उनके योगदान को अनदेखा किया है। इधर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए धर्मांतरण और ध्रुवीकरण का यह खेल खेला है। उन्होंने कहा कि झारखंड को बनाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके नाम पर अस्पताल चल रहा था, वह विदेशी मदर टेरेसा के नाम पर होगा। यह फैसला राज्य सरकार की मानसिकता को भी दर्शाता है और यह बांग्लादेशी को देश का वोटर बनाने की मानसिकता का भी पर्दाफाश करता है। अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदले जाने पर भाजपा प्रवक्ता ने भी तीखी आपत्ति जताई है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ सहदेव ने इस फैसले को राजनीतिक सूचिता के विपरीत करार दिया है। जो हमारे राज्य के निर्माता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो अटल मोहल्ला क्लिनिक चल रही थी, उसे बदलकर मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक कर दिया, जो बिल्कुल कहीं भी उचित नहीं है और राजनीतिक सूचिता के अनुरूप नहीं है। इधर कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के सुझाव पर इस क्लिनिक का नाम बदला गया है। यह मदर टेरेसा को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। मैंने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम हटाकर एडवांस डायग्नोसिस क्लिनिक का नाम हमने दिया, तो कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, चलो एडवांस डायग्नोसिस तुम क्लिनिक लाना चाहते हो, लेकिन बेहतर होगा कि मदर टेरेसा के नाम से दो। शहरी झुग्गी झोपड़ियों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की कमी को दूर करने के लिए झारखंड में 2019 में अटल मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना की गई थी। करीब 6 वर्ष पहले खुले इस अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम यह तर्क देकर बदला जा रहा है कि इसके जो फायदे होने चाहिए थे वो नहीं हुए। नाम बदलने से ज्यादा जरूरी सिस्टम को बदलने की है, ताकि इस तरह की योजनाएं धरती पर उतरे और लोगों को उसका फायदा मिले। रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे भारत मालदीव संबंधों पर विशेष प्रस्तुति मेरी सहयोगी ऋतु वर्मा के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।